नमस्कार दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भोजन एवं पोषण के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी एक एक समरी के थ्रू पॉइंट को जानेंगे। जैसे सारी पीडीएफ्स हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, समझिए, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए, बारीकी से समझते चलिए। सारे कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम है भोजन और पोषण। चैप्टर का नाम है भोजन और पोषण। सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए कि भोजन क्या है। भोजन क्या है? तो भोजन आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी के सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन एक खाद्य पदार्थ है जो सभी जीवित जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो सभी जीवों को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य पौधों द्वारा होता है। यानी कि प्राथमिक रूप से भोजन का निर्माण कहाँ से होता है? पौधों द्वारा होता है, और जिस पर हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। किस पर? प्राथमिक रूप से पौधों पर, क्योंकि पौधों से ही हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है। अब समझिए, आपको भोजन के स्रोत समझने पड़ेंगे। भोजन के स्रोत समझिए इधर। सबसे पहला आता है स्रोतों में पादप उत्पाद, यानी कि हमें जो पेड़ पौधों से मिलते हैं भोजन, उनको समझते हैं। तो पेड़ पौधों से भोजन जो मिलते हैं उन्हें पादप उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार के उत्पाद पेड़ पौधों एवं विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें पादप उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऐसा भोजन जो हमें पौधों से प्राप्त होता है उसे पादप उत्पाद कहते हैं। समझिए, इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट बनता है रसदार फल। रसदार फल कौन कौन से होते हैं? सेब होता है, संतरा होता है, आम होता है। रसदार फल में कुछ सब्जियां भी होती हैं जो रसदार होती हैं। सब्जियां भी आप जानते हो, आलू, प्याज इत्यादि। ऐसे ही आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है शुष्क फल। कौन सा? शुष्क फल। शुष्क फल, शुष्क फल वे होते हैं जिन्हें जिन्हें मिशलने पर या फिर कूटने पर हमें रस प्राप्त ना हो। जैसे काजू। काजू में हमको रस प्राप्त नहीं हो सकता। आगे बादाम, किशमिश इत्यादि, ये रसदार नहीं होते। आगे समझिए, दूसरा पॉइंट आता है जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद इस प्रकार के उत्पाद जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें जंतु उत्पाद कहते हैं। जंतु उत्पाद से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। जैसे हमें मांस प्राप्त होता है। मांस किससे मिलता है हमें? मांस हमें मिलता है मुर्गी से, सूअर से, हिरण से इत्यादि स्रोत हैं मांस के। अंडा हमें किस किस से मिलता है? अंडा भी तो हमें मिलता है। अंडा हमें मिलता है मुर्गी से, बतख से, शतुरमुर्ग से। एक जंतु सोर्स में आता है दूध। दूध भी हमें मिलता है जंतुओं से। दूध हमें जंतुओं से मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें क्या मिलता है? दूध प्राप्त होता है। यानी कि ये जंतु उत्पाद हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? दूध प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। क्या? कि कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कुछ प्रमुख स्रोत हैं। हमें शहद कहाँ से मिलता है? शहद, यानी कि शहद हमें कहाँ से मिलता है? शहद मधुमक्खियों से मिलता है। आगे हम कहें आपसे कि चाय हमें कहाँ से मिलती है? चाय, चाय हमें मिलती है पौधों की पत्तियों से। किससे? पत्तियों से मिलता है। किससे मिलता है? पत्तियों से मिलती है चाय। आगे समझिए, जैसे हमें दाल, कॉफ़ी, दाल और कॉफ़ी, दाल और कॉफ़ी कैसे प्राप्त होती है? ये हमें मिलती है पौधे के बीज से। किससे? बीज से मिलती है। यानी पौधे के बीज से हमें क्या मिलेगी? कॉफ़ी मिलेगी, दाल मिलेगी। आगे समझिए, अब आपको समझना पड़ेगा क्या
कि आगे पोषण क्या है, क्योंकि आपको इनको परिभाषा के रूप में समझना पड़ेगा, इनसे प्रश्न सीधा सीधा बनता है। इसीलिए समझिए पोषण क्या है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यानी कि शरीर में, मानव शरीर में या फिर जीवित जिसके शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं उसका संगठन होता है पोषण, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं तथा टूट फूट की मरम्मत करते हैं। यानी शरीर में जो टूट फूट हो जाती है उसको क्या करते हैं, सही करते हैं, यानी मरम्मत करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए एक बार। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे भोजन को ग्रहण करता है जो शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए नियंत्रित करते हैं, शरीर में वृद्धि करते हैं और शरीर में टूट फूट हो जाए उसकी मरम्मत करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आपको पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न बन सकता है कि पोषण क्या करता है। तो पोषण करता है हमारे शरीर की वृद्धि करता है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है और टूट फूट की मरम्मत करता है। ये यहाँ से बिंदु याद रखेंगे। आगे समझिए, पोषण को 6 भागों में विभाजित किया गया है, यानी पोषण के समूह। पहला समूह है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है खनिज, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ पॉइंट में अलग अलग बताया गया है। किसको, पोषण को। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। खनिज लवण और जल। अब ये सब अपने अपने आप में अलग अलग शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। सबसे पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड इत्यादि। जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट से युक्त हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब समझिए आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट समझ आया, यानी कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के निम्न स्रोत हैं गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, तेल, केला, शकरकंद इत्यादि चीज़ें हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं जो अलग अलग देशों में सबसे पहले उगाए गए, उनको समझिए। जैसे मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद, ये चारों ही चीज़ कहाँ सबसे पहले उगाई गई, साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। सबसे पहले ये कहाँ उगाई गई, दक्षिण अमेरिका में। आगे समझिए, अफ्रीका में सबसे पहले उगाई गई भिंडी। कॉफ़ी कहाँ उगाई गई, अफ्रीका में। सबसे पहले अफ्रीका में कॉफ़ी और भिंडी उगाई गई। वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादक है कॉफ़ी का। यूरोप में गोभी और मटर उगाई गई। कहाँ उगाई गई, यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले गोभी और मटर उगाई गई। आगे का पॉइंट समझिए, सोयाबीन सबसे पहले चीन में उगाई गई। कहाँ उगाई गई, चीन में उगाई गई। आगे समझो, अब ऐसे जो भारत में उगाए गए हैं सबसे पहले बैगन। बैगन है जो भारत में उगाया गया है सबसे पहले। बैगन हुआ, मूली हुई, करेला हुआ, आम हुआ, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारे सबसे पहले भारत में उगाए गए हैं। कहाँ उगाए गए हैं, भारत में। सबसे पहले भारत में उगाए गए हैं।
इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब समझिए प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा। प्रोटीन के बारे में समझिए आप लोग। सबसे पहले प्रोटीन है क्या, क्योंकि प्रोटीन से भी तो प्रश्न बन सकता है। समझिए, इससे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। यानी कि प्रोटीन को वृद्धि यानी शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। प्रोटीन शारीरिक कोशिकाओं के दोबारा से निर्माण होने में भी सहायता करता है, और इसके प्रमुख स्रोत निम्न हैं। प्रोटीन के निम्न स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन के निम्न स्रोत हैं दूध, मीट, अंडा, दालें, सोयाबीन, पनीर। प्रमुख यानी कि बहुत सारे हैं, आदि प्रमुख हैं। अच्छा, सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स कौन सा होता है? सोयाबीन। कौन सा होता है? सोयाबीन। और सोयाबीन सबसे पहले कहाँ उगाया गया? सोयाबीन सबसे पहले उगाया गया चीन में। कहाँ उगाया गया? चीन में उगाया गया सबसे पहले। अब समझिए आगे का पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, और विटामिन्स के बारे में हमें पढ़ने से पहले थोड़ा सा विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। समझिए, विटामिन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। विटामिन विटामिन समझिए, विटामिन है क्या? सभी जीवों को किसी तत्व की कमी से रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है। यानी कि रोगों से बचाने के लिए विटामिन की मात्रा होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कौन से यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे पॉइंट समझिए। उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है। उन यौगिकों को क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। अब समझिए, आपको अलग अलग प्रकार से विटामिन पढ़ने पड़ेंगे, और इनका अध्ययन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए कैसे। सबसे पहले आपको विटामिन को कैटेगराइज करना है, यानी कि समूह बनानी है। तो एक है जल में घुलनशील। कौन सा? जल में घुलनशील, यानी कि ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाएं। और एक है वसा में घुलनशील। तो आपके माइंड में प्रश्न बनेगा, जल और वसा में भी अंतर बता दो। जल और वसा में भी अंतर बता दो। तो थोड़ा सा वसा के बारे में समझ लो। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि वसा भी हमें क्या प्रदान कर रहा है? ऊर्जा। और भोजन भी हमें क्या प्रदान कर रहा है? ऊर्जा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट। कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। अब समझिए वसा के बारे में। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसको ऊर्जा देने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से कम होती है या ज़्यादा? तो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था वो गलत कर दिया। कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि उसका सही आंसर होगा क्या? वसा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो कौन होता है? वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है, जल है, या प्रोटीन है? बताइए क्या है? तो ऊर्जा का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है कौन? वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी अच्छा। समझिए, अब आगे का पॉइंट समझिए। आगे के बिंदु को समझिए आप। तो हमने अलग अलग पार्टों में विटामिन को विभाजित किया। पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो हमने वसा को तो बता दिया कि वसा क्या है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। यह हमारे शरीर को आघात रोधी बनाता है, यानी कि आघातों से बचाता है। इसके प्रमुख स्रोत में दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, यानी कि स्रोत तो लगभग समान हैं।
अब जल क्या होता है, जल और समझ लीजिए, जल को समझने की कोशिश करिए। जल, जल समझिए, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है जो मानव शरीर का लगभग 70% भाग होता है। यानी कि मानव शरीर का लगभग 70% भाग किसका बना होता है, जल का बना होता है। यह पसीने एवं बाष्पन द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यानी कि जल हमारे शरीर को, मानव शरीर को पसीने एवं बाष्पन द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तथा पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। क्लियर, समझ आया? अब अगला पॉइंट समझिए, जल से एक और पॉइंट पूछा जा सकता है। जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। जल की कमी से क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हो जाता है जल की कमी से, निर्जलीकरण हो जाता है। शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कह सकते हैं। क्लियर, बात समझ आई? यानी कि जल की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। बोलिए, समझ आया? समझें आगे। अब हम विटामिन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जो जल में घुलनशील विटामिन है उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विटामिन का नाम है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इसके प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडे, मांस इत्यादि। अब आगे समझिए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी, यानी कि बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं भैया। क्या हो जाता है, बेरी बेरी। ये याद रखना, प्रश्न बनेगा बेरी बेरी, वो बना है प्रश्न। अगला समझिए B6। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ये गलत लिख दिया है, पेरिडॉक्सिन नहीं, पायरिडॉक्सिन होता है। इसके भी समान स्रोत हैं अंडा, मछली, मांस इत्यादि। यह शरीर में प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों को से एंजाइम में बनाता है ये। आगे समझिए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। समझिए, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं विटामिन सी के जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू फल, नींबू और खट्टे फल, टमाटर आदि, इसके क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत होते हैं। अब समझिए, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती। कौन सी, स्कर्वी। कौन सी हो जाती है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। अब समझिए आगे पॉइंट, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं वही अंडे, मांस, मछली, हरी पत्तियां, जिगर इत्यादि। समझ रहे हो? और इसकी कमी के कारण, यानी कि विटामिन 2 की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है बीमारी में। तो इससे क्या हो सकता है कि दृष्टि में कमी आ जाती है, यानी कि देखने की क्षमता कम हो जाएगी। किसके कारण, विटामिन B2 के कारण। और भ्रूण की अस्थियों को टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी कि अगर विटामिन B2 की कमी होगी तो भ्रूण की जो अस्थियां हैं, यानी कि हड्डियां हैं, वो टेढ़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं ऐसे विटामिन को जो वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होता है बीमारी रतौंधी। क्या हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी। और इसी की वजह से पाचक नाल और नेत्र का
रोग हो जाता है, यानी कि पाचक नाल में भी दिक्कत हो जाती है और नेत्र भी इससे संक्रामक यानी कि परेशान हो जाते हैं, आंखों में दिखने की समस्याएं हो जाती हैं। अब समझिए इसके प्रमुख स्रोत दूध, मछली, मक्खन, अंडा इत्यादि हैं। विटामिन बी कर लिया, सी कर लिया, ए कर लिया। अब हम विटामिन करते हैं डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स नामक रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग, जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है। हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि बच्चों में हो जाती है। रिकेट्स में मतलब हड्डियों और दांतों में वृद्धि हो जाती है, हड्डी ज़्यादा बढ़ जाएगी, दांतों की समस्या हो जाएगी, यानी कि दांत ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी समस्या किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। लेकिन यही समस्या अगर वयस्कों में हो जाए तो उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। किस नाम से जाना जाएगा फिर उसको? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से फिर जाना जाता है उसे। अब समझिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और इसके प्रमुख स्रोत होते हैं हरी जैसे तेल, गेहूं, अंडा इत्यादि। विटामिन बी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तेल, गेहूं, अंडा, सोयाबीन इत्यादि। लगभग स्रोत तो लगभग समान ही हैं सारे। समझिए आगे लास्ट विटामिन बचता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है निप्टोक्विनोन। क्या नाम है? निप्टोक्विनोन नाम है। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं हरी पत्तियां होती हैं, अंडा, मांस, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब समझिए इससे संबंधित जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में अब तक, हम उनको समझते हैं और जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से लगभग रिलेटेड आएगा या फिर यही पूछ लिए जाएं। समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको क्या कि यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है। विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो तो पहला ऑप्शन है हीन ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि रोगों से बचाने में थोड़ा बहुत सहायक होते हैं। ऑप्शन ए यह कह रहा है। ऑप्शन बी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तो ये तो लगभग हमने कहा ही नहीं है। ऑप्शन 3 है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। अरे भैया ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं विटामिन्स के बारे में बताया। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं विटामिन्स। अब आप बताइए हमने विटामिन्स के बारे में ऐसा कुछ बताया है? बताइए जल्दी से, ऐसा कुछ हमने बताया है विटामिन्स के बारे में क्या? विटामिन्स के बारे में ना तो हमने ऐसा बताया है और ना ही बता सकते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, नहीं जी। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में प्रयोग होते हैं, नहीं। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर हमें भार में कमी लाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए अपने आप में क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए विटामिन्स का प्रश्न, हमने जो विटामिन्स की डेफिनेशन आपको बोल के बताई थी उससे प्रश्न पूछ लिया गया है कि विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो हल्के फुल्के रोग हो जाते हैं उनको बचाने में सहायक होते हैं, यानी कि उनसे हमें क्या करते हैं? आराम देते हैं, बचाव करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सीटेट जून 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब समझिए प्रश्न अगला। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यानी कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने या फिर जो उस समय इलाज कर रहे थे उन्होंने क्या सुझाव दिया था? विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की सलाह दी, क्योंकि यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। क्योंकि यह दांतों एवं अस्थियों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। यानी कि विटामिन सी दांतों को, अस्थियों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। इसीलिए या फिर
ऑप्शन बी, यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इससे भूख बढ़ती है। ये तो हमने बिल्कुल नहीं बताया, यानी कि ऑप्शन 4 तो सरासर गलत रखा है इसमें, ये तो हमने बिल्कुल नहीं बताया भैया। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर 4। अब आइए 3 ऑप्शन आपके पास बचे। यह दांतों एवं हस्तियों को स्वस्थ रखता है, यानी हड्डियों को, नहीं ये भी नहीं है। यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, हमने आपको बताया था दृष्टि आपको या तो विटामिन ए में मिलेगी, विटामिन ए से ही रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। समझिए अगला प्रश्न, बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रश्न 2021 के दिसंबर सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, कौन से विटामिन की वजह से ये समस्या होती है? विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1, बताइए किसके कारण? तो ये होता है विटामिन B1 के कारण। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है कि आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स मिलते रहें और आप एक एक पॉइंट आसान और सरल भाषा